स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक करंट अफेयर्स। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लीडर के बारे में जो सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल फिगर बन चुका है, बेंजामिन नेतन्याहू। उन पर करप्शन के सीरियस इल्जाम हैं और इस वक्त ऑनगोइंग ट्रायल का सामना भी कर रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल टारगेटिंग है या फिर अकाउंटेबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग इल्जाम? इन्हीं अहम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। सर, कैंडिड टॉक्स में आपका दिल से स्वागत है और शुक्रिया कि आप इस इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए हमारे से जुड़े हुए हैं। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अगर हम इस पूरे केस के बुनियाद को समझना चाहें तो नेतन्याहू पर लगे हुए करप्शन के जो इल्जामात थे तो वो काफ़ी सीरियस और हाई प्रोफाइल माने जाते हैं। तो आपके मुताबिक ये इल्ज़ाम असल में क्या है और किन चार्जेस की वजह से इनका ट्रायल इतना बड़ा इश्यू बन चुका है? एक्चुअली बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर 3 किस्म के चार्जेस लगे हुए हैं। ब्रेबरी, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रेबरी बोले तो घूसखोरी, जी हाँ, और फ्रॉड बोले तो कुछ गफला करना, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब सामने वाले का उम्मीद को तोड़ देना। तोड़ देने का मतलब किसका? आपके सामने वाले का उम्मीद बोले तो अवाम, जी हाँ, क्योंकि अवाम आपके ऊपर भरोसे आपको प्राइम मिनिस्टर आप बनाए थे, लेकिन आपके उनको भरोसों के ऊपर आप खड़े नहीं उतरे और आप अपने मफादात के वास्ते जो है आपका पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन आप मिसयूज करें, तो इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है ये। और रहा साथ साथ ब्रेबरी। इनके ऊपर ब्रेबरी के मेन चार्जेस क्या है? बहुत कॉस्टली सिगार बोले तो मालूम है ना, वो सिगार और परफ्यूम्स और कपड़े वगैरह, ऐसे दिगर गिफ्ट्स जो है इनके करीबी दोस्तों से। अभी ये लोग बता रहे कि भाई दोस्त है, हमारे दोस्त है, अहबाब है, वो लोग मेरे को गिफ्ट करे थे, तो मैं गिफ्ट लेना कोई गलत बात नहीं है ना, तो मैं गिफ्ट ले लिया। ये गिफ्ट लिया बोल के ट्रायल के दौरान एडमिट भी हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो गिफ्ट वैसा करे बोल के। अब रहा सवाल फ्रॉड बोले तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोजीशन जो है मिसयूज करते हुए, ये खास करके अगर इंडियन पॉलिटिक करप्शन के चार्जेस में देखा गया तो ये चार्जेस आपको बहुत छोटे दिखेंगे, जी, क्योंकि बोले तो कोई इसमें ज्यादा सा अमाउंट, इन्वॉल्वमेंट का अमाउंट जो है इंडियन के जैसा हजारों करोड़ का गफला इन्वॉल्व होके नहीं है इसमें, क्योंकि अपने पास जो भी देखो सुबह उठते ही 1 लाख करोड़ जो है जगन मोहन रेड्डी गफला कर दिया बोले तो 1 लाख करोड़ जो है चंद्रबाबू नायडू गफला कर दिया बोल के जो अपन सुनते रहते ना, उतने हाई लेवल डॉलर का नहीं है, केस छोटा है। लेकिन वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री में अहमियत ये है कि 1 रुपये का अगर फ्रॉड भी कर दिया कोई बंदा बैठा हुआ, सो एक हेल्म ऑफ अफेयर्स मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का आदमी बैठ के उसमें 10 रुपये भी अगर मिसयूज करा तो वो लोग बड़ी सख्त नज़र से देखते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में है, अमेरिका में भी है। आपका छोटा भी अगर ऑफिशियल का कार जो है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर मिसयूज करे तो वहाँ पे हल्ला मच जाती है। यहाँ पे तो अपने पास एक ही नहीं 100 गाड़ियाँ मिसयूज होते रहते, वो अलग बात है। तो ये ब्रेबरी, तो मेनली 3 चीज़ों पे भी जो है, एक चीज़ पे जो है गिफ्ट हासिल करने का, दूसरा जो फ्रॉड जो है कई कंपनियों के बीच में, खास करके कोई कंपनीज का भी ये है कि भाई कोई न्यूज़ एजेंसीज के, न्यूज़पेपर्स के और वेबसाइट के एजेंसीज में, उनमें इनका कुछ फेवर में न्यूज़ लिखाने के वास्ते उनको नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाए, मतलब उनका पोजीशन यूज़ करके। और ये 2 बड़े मीडिया कंपनीज वहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बड़े मीडिया न्यूज़पेपर्स है, जैसा कि सब समझो कि भाई तेलुगु में देखा गया तो ईनाडू, एक साक्षी जैसा कंपनीज है, वैसा अब इंडिया लेवल पे देखा गया तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस समझो। तो वैसे 2 न्यूज़पेपर्स के दरमियान जो आपसी कंपटीशन है
तो वो कंपटीशन में एक को फायदा करके दूसरों के ऊपर कुछ इल्ज़ाम आयद करके उनके ऊपर जो है केसेस वगैरह ठोसने की केस करे, बल्कि ये 3 केसेस में कर 3 डिफरेंट केसेस हुए हैं। ये मेन उनके ऊपर ऐसा है, और इसको अब सियासी रंग है वो आगे अपन बातचीत करेंगे, मगर मेन इनके ऊपर चार्जेस ये है। ये चार्जेस पे फिलौखत मुकदमा चल रहा, ट्रायल आप जैसे को बताएंगे, ये कोर्ट में है मुकदमा, इसके ऊपर चल रहा है। अभी तक प्रोसिक्यूशन चार्जेस फ्रेम करके रखी, अब इनका अभी डिफेंस चल रहा है। अब देखना चाहिए उसका नतीजा क्या निकलेगा। ये 3 मेन क्या है, घूसखोरी और जो है गफला करना, और तीसरा जो है वो वादा खिलाफी करना। बस सर, अगर हम इस पूरे केस की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें तो ये मामला काफी अरसे से चर्चे में आ रहा है। तो ये केसेस असल में कब शुरू हुए और अब तक इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हो चुकी है अभी तक? एक्चुअली ये 2019 में केसेस इनके ऊपर आयद किए गए हैं जी। तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऐसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जैसा नहीं है, वो वहाँ का इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा तरीका अलग रहता है। अटॉर्नी जनरल जाके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह करने के बाद में आखिर इसमें दम है या नहीं है, तो समझे कि भाई प्राइमा फेसी एविडेंस है, इसमें कुछ साबित हो सकता, ये सब होने के बाद में जो है अब ये 2000 अब उसके बाद में चार्जेस फ्रेम करे, तो अब ट्रायल शुरू हुआ है। और वो ट्रायल शुरू होने के बाद से अब से साथ कई एडजमेंट्स हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि ही इज़ ए प्राइम मिनिस्टर और उसकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा रहते हैं। कहीं कोई हेल्थ रीजंस रहो, ऑफिशियल उनके सपोज आज डेट दे दिए, उसी दिन कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आ गया, या नहीं तो कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या नहीं तो हम बाजू में ऐसो पालस्तीना के या हमास के बीच में ऐसा कुछ गड़बड़ भी हो गया, तो ऐसा एडजस्टमेंट करते। अभी तक कई टाइम जो है कभी प्रोसिक्यूशन वाले तो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट में रहे तो भी वही खासियत ये है कि भाई प्रोसिक्यूशन कौन करेंगी? गवर्नमेंट करेंगी। प्रोसिक्यूशन बोले स्टेट, कोई भी ऑफेंस होता प्रोसिक्यूशन इस वास्ते बोलते कि भाई आपके ऊपर 1-2 लोग के अगर बीच में कुछ झगड़ा हो गया, एक कोई इंजरीज हो गई, तो केस अगर हो गया तो जो विक्टिम है, विक्टिम के तरफ जो है वकालत करने का जिम्मा गवर्नमेंट का है, तो वही गवर्नमेंट की जो है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गवर्नमेंट कैसा खिलाफ कर सकती है बोल के नहीं, लेकिन कानून में ऐसो खूबी वही है कि स्टेट के हेड के खिलाफ में भी आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर इल्जाम आयद हुए। तो अब इंडिया में वैसा भी चांस, लेकिन इंडिया में भी एक बार हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव था जी, तो लेकिन जब उन्होंने करने के बाद उन पर केस हुआ था, लेकिन एज लॉन्ग एज ही इज इन पोजिशन उनके ऊपर केस नहीं होता। इंडिया का थोड़ा कानून अलग है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में रहने के बावजूद भी जो है वो ट्रायल फेस करने की वहाँ का थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो थोड़ा डिफरेंस है, उसके ऊपर टेक्निकलिटीज में जाना है पूरा। तो ये बहुत बार, और आपको ये रिसेंट वार के वजह से भी जो है एडजमेंट्स हुए थे, लेकिन क्या हुआ अब एक्चुअली वार के बाद में अभी ये वार सीज फायर हुआ ना अभी फिलौखत, तो इसीलिए 12 तारीख को कुछ उनका ट्रायल शुरुआत हुआ था, फिर भी ट्रायल को अटेंड हुए उसके ऊपर मैंने गौर नहीं करा, मगर 12 तारीख को ट्रायल था। लेकिन वो लोग जो उनके काउंसल्स, उनके लायर्स जाके जज को एडजर्न करने के वास्ते, क्योंकि वार चल रहा बोले तो नहीं सीज फायर हो गया ना, आ सकते बोल के वो एडजर्नमेंट देने के वास्ते इनकार कर दिया था। तो कई मरतबा नेतन्याहू के तरफ से एडजर्नमेंट हुए, कहीं जो है प्रोसिक्यूशन के तरफ से एडजर्नमेंट हुए। तो सही कई बार कितने बार अब वो नंबर तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन दोनों के तरफ से जो है केस वो ड्रैग ऑन होते गया। अब देखा अभी तो ट्रायल शुरू हुआ होने से अगर कंप्लीट हो गया कितने दिन लगता है, अभी स्पीड 2027 तक ये कंप्लीट होने के चांसेस है बोल के बता रहे, देखा जाएगा क्या होता। सर, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में अक्सर लीगल और पॉलिटिकल दोनों एंगल्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक लीगल मैटर है या फिर इसमें पॉलिटिक्स भी रोल प्ले कर रहा है? देखो जनरली अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे है सो आदमी है जी,
तो उनके ऊपर केसेस हुए हो तो डेफिनेटली लीगल भी एंगल भी देखा जाएगा। क्योंकि अगर पहले कोई भी ऐरा गैरा जाके कंप्लेंट कर दिया तो इमीडिएट तो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट नहीं करती। तो प्रोसिक्यूशन के तक अगर केस आया बोले तो उसमें लीगली कुछ ना कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस है। तो और है ये तो बात, उसके बाद बात जाहिर हो जाती कि भाई इसको अपोजिशन जो है अपना उससे फायदा उठाने की कोशिश करती। तो अगर लीगली थोड़ा भी प्रूव होने के चांसेस रहा तो ही प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ सकती। तो और बाद में अकाउंटेबिलिटी का मैटर है ना, यहाँ पे पूरा सवाल ये है कि भाई आपको चुना गया है कि एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको मुल्क को चलाओ बोल के, लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम आ रहे। तो इसमें आप ये मैं ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करा, मैं ऐसा कोई मेरे क्या बोलते इरेगुलरिटीज़ में मैं शामिल नहीं हो रहा बोल के प्रूव कर लेने का भी जिम्मा किसका पर रहता, वही पोजीशन पे जो सीट पे बैठा हुआ है। क्योंकि ऐसा डेमोक्रेसी में ऐसो स्वीट बोले तो क्रूशियल इशू वही है। आपको चुन के प्राइम मिनिस्टर बनाए भाई, और आपके ऊपर जो इल्जाम आए होने के बाद में यहाँ तो खारिज कर दे कि दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के वो लगा के एक दूसरे को गालियां, अपोजिशन हमारे पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग अपोजिशन जबकि लेके आके एक तो सबूत भी दिया, तो यहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं होती। तो फिर आपको लिटमस टेस्ट कहाँ पे है, टेस्ट कहाँ है आपको, कौन से उसको क्या बोलते हैं, स्केल मेजर्स क्या है। अब गफला कर दिए बोल दिए आप, ऐसा नहीं आपके ऊपर इतने अब मौजूदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही इतने कई एलिगेशंस है, एब्स्टेन फाइल्स में भी उनका नाम आया हुआ बल्कि। तो मोरालिटी रहता ना, मोरालिटी के ऊपर जो है आप रिजाइन करके कर लेने का यहाँ पे इंडिया में है। तो जब तक है अपने पास इम्यूनिटी है, आप कोई किसी की चीफ मिनिस्टर के ऊपर केस आयद करके उसको अरेस्ट करके नहीं लेके जा सकते। लेकिन उसको भी तोड़ के जो है परसों केजरीवाल वगैरह लोगों को अरेस्ट करके बताए थे ना भाई। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी लागू होके अगर हुआ तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा कि भाई अपोजिशन तो डेफिनेटली फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अब बेंजामिन के नेतन्याहू के केस में तो लीगलिटी रहने की वजह से ही प्रोसिक्यूशन अटॉर्नी जनरल आगे बढ़ के चार्जेस फ्रेम करा था। तो रहा अपोजिशन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी और इसको पॉलिटिकल कलर भी होगा। और एक तरफ ये लोग आए बोल रहे तो इमीडिएटली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में नेतन्याहू का पार्टी भी हमारे लीडर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब इसके कोई जो है बुनियाद नहीं है इसकी, ये सब झूठ है, ये सब भी एक साजिशाना तौर पे जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे बल्कि बोलते। तो ये पॉलिटिकल इसका हिसाब से देखा गया। तो लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में प्राइमा फेसी एविडेंस थोड़ा बहुत भी दिखा होने से ही केस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा केस जो है कम से कम प्रोसिक्यूशन लेवल पे आया। तो प्राइमा फेसी एविडेंस होने के वजह से सर उसी में से एक सवाल निकलता है कि अगर हम इजराइल के अंदर की बात करें तो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में पब्लिक ओपिनियन भी काफ़ी डिवाइडेड होता है। तो वहाँ की आवाम पब्लिक इस ट्रायल को कैसे देख रही है? क्या लोग इसे अकाउंटेबिलिटी के तौर पर देख रहे हैं या फिर इसे पॉलिटिकल टारगेटिंग ही समझ रहे हैं? वही जैसा मैं आपको बताया था, लीगल पॉइंट रहने से ही प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ी और अपोजिशन इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। उसी तरह इसमें भी दो पहलुआं हैं जी। एक तो लोग कहेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर लेवल आदमी के ऊपर खाली ऐसा इल्ज़ाम आयद करना करेक्ट बात नहीं है बल्कि, लेकिन उसी तरफ जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, जो डेमोक्रेसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और डेमोक्रेसी के ऊपर जिसको क्या बोलते हैं ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्ट है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि भाई जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो या उससे भी बड़ा आदमी हो डेमोक्रेसी में, उसके ऊपर तो अकाउंटेबिलिटी रहना है ना जी। हाँ, जब कोई आके बोला कि यहाँ पे गफला कर दिए, आपके मिनिस्टर, आपके गवर्नमेंट का मिनिस्टर कर दिया, आपका नहीं तो गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट मतलब ऑफिशियल हाई लेवल ब्यूरोक्रेट कर दिया, या नहीं तो आपका डिफेंस में कोई ऑफिसर कर दिया, आपका आर्मी का कोई ऑफिसर कर दिया, ऐसा कोई इल्ज़ाम हुआ तो उसके ऊपर ट्रायल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इससे जो है लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना कि भाई अगर कोई भी गुनहगार
कानून के दायरे से बच नहीं सकता। तो अगर आपके अपने ऊपर एक निगरानी है, हम अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक हमारे को सवाल करेंगी बोल के बात आना, इसीलिए ऐसा ट्रायल्स कंटिन्यू होना बोल के आर्ग्यू करने वालों का परसेंटेज भी जितना भी रहता, एट द सेम टाइम ये जो है खाली पीली जो है कीचड़ उछाल के तमाशा देखना चाह रहे बोल के ये भी ऐसा ही ओपिनियन जाहिर करने वाले भी रहते। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए किसके ऊपर भी कभी इल्ज़ाम आयत हुआ, अगर उसके ऊपर प्रेमा फेसी है तो उसके ऊपर ट्रायल होना, इन्वेस्टिगेशन होना, प्रोब होना ज़रूरी है। और उसमें थोड़ा भी दिखा एविडेंस मिलेगा, कुछ भी करा, अगर जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम हुए वो अगर थोड़ा भी मोरल करेज रखता है तो रिजाइन करके अपना इनोसेंस प्रूव करा लेना इज द बेस्ट वे। और ये लेकिन आजकल कितने पॉलिटिशियंस वैसा है, उसका फॉर दैट मैटर इंडिया ही नहीं ग्लोबल लेवल पे भी जो है ये टेंडेंसी बढ़ गया है कि भाई इल्ज़ाम आयद करा बोले तो बेबुनियाद है, पॉलिटिकल मफादात के वास्ते जो हमारे ऊपर आए, ये शेल्टर, इमीडिएट शेल्टर। कौन आए इमीडिएटली, ये भी पूछ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देखते होंगे ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में अगर आप मिनिस्टर को कोई रिपोर्टर पूछ रहा है कि भाई साहब आपके ऊपर ये एलिगेशंस आए हुए हैं, आपके ऊपर ये आरोप है, बोलते ही कौन बोला आपको, वो फलाना वाला बोला क्या, वो मेरा दुश्मन है, वो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पार्टी वाला, उसको कुछ काम नहीं, तो सुनते रहते हैं इमीडिएट शेल्टर। जी हाँ, इमीडिएट शेल्टर ले लेके वो इमीडिएट है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पब्लिक ओपिनियन कुछ ये हो रहा तो कम से कम मोरालिटी के हिसाब से आगे आके चलो एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन करो, नहीं मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर ये कर रहे हैं, मैं प्रूव करो, मैं जब तक मैं है ना हट के ओपोजिशन से साइड में हो जाता हूँ, उसके इस्तीफा देना, या नहीं तो जाके चीफ मिनिस्टर, अगर सपोज चीफ मिनिस्टर ही है उसके पास जाके मेरे ऊपर बेबुनियाद क्या इल्ज़ामात है, आप फिलौखत मेरे को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़े तक दरकिनारा करो, जब सब कुछ साफ सुथरा हो गया तो मैं आके फिर ये कर लेता हूँ बोल के जाके पूछने वाला कोई है लीडर, तो फिर चाहे कुछ भी हो गद्दी तो छूटना नहीं। तो यही सिस्टम, यही फिनोमिना जो वर्ल्ड वाइड रहता है। लेकिन ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो रहा बोले तो प्रेशर बिल्डअप होता वहाँ पे थोड़ा बहुत कम से कम, क्योंकि अब एप्स्टाइन फाइल की वजह से कई लोग रिजाइन भी करे थे, अभी इमीडिएटली मेरे को नाम नहीं याद आ रहे, आखिरी को एक फार्मर प्रिंस, ब्रिटेन का प्रिंस एंड्रू को अरेस्ट भी किया गया। दैट इज द फर्स्ट मैन इन हु वाज अरेस्टेड इन फ्रॉम ब्रिटिश रॉयल फैमिली। तो इंडिया में हो सकता है क्या वो? तो वो है मेनली, तो वहाँ पब्लिक ओपिनियन तो डिवाइड रहता, लेकिन मेजॉरिटी जो है अकाउंटेबिलिटी के वास्ते डिमांड करने वाले ज़्यादा रहते। आपका अभी जो क्वेश्चन आंसर था उसी में से एक सवाल निकलता है कि अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी को हमेशा एक स्ट्रांग पिलर माना जाता है, तो ऐसे में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल होना, आप इसे डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ के तौर पे देखते हैं या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस के रूप में देखते हैं? नहीं, मैं पहले से मेरा आर्गुमेंट, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर है, आपके ऊपर इल्ज़ामात आयद करे तो उसके ऊपर ट्रायल होना डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करता है, डेमोक्रेसी को वीकन नहीं करता, क्योंकि लोगों के दिल में ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि भाई हमारे ज़रिए से जिसको हम चुन लिए उनके ऊपर ये एलिगेशंस आए हुए हैं, तो सिस्टम, अब देखो पॉलिटिकल पार्टी, आज एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कल पावर में आ सकती, मगर सिस्टम है, सिस्टम बरकरार रहना बोले तो क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो सिस्टम एग्जैक्टली वर्क करना, सिस्टम एग्जैक्टली वर्क करना बोले तो कानून को सीधी तरह एज इट इज जो भी कानून में लिखा गया हुआ है उसका ट्रू एंड स्पिरिट से के साथ में उसको अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो ही डेमोक्रेसी बरकरार रहता। प्राइम मिनिस्टर है, इन्वेस्टिगेशन करने के वास्ते डर रहे,
प्रोसिक्यूट करने के वास्ते डर रहे, जी तो आप क्या खाक लोगों को डेमोक्रेसी क्या क्या बचाएंगे? क्या डेमोक्रेसी बचा हुआ है उसमें? जी हाँ डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो भी है पूरा। जी तो आप पब्लिक के वास्ते, पब्लिक के लिए, पब्लिक के जरिए चुना गया एक हुकूमत प्रजा है। जी हाँ वो हुकूमत किसकी पहले, किसकी बहबूद के वास्ते, किसके भलाई के वास्ते काम करना है? प्रजा के लिए आवाम करना के। है। तो जब आवाम से कोई आवाज उठी कि भाई आप इरेगुलरिटीज कर रहे, आप घूस ले रहे, बोल के आपके ऊपर आवाज उठी, तो जिम्मेदारी किसका होता है? सिस्टम का होता है। सिस्टम जाके ये घूसखोरी हुई नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ब्यूरोक्रेट हो, तो सिस्टम काम करना है, डेमोक्रेटिक सेटअप को आप बरकरार रखना है, तो सिस्टम अपने आप फ्रीडम से काम करना है। आपके इंडिया के जैसा सुबह होते ही आपको यहाँ एक पॉइंट क्या है बोले तो, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडर को हुकूमत पब्लिक के टैक्स के मनी से उसको ट्रेनिंग देके पॉलिटिशियन नहीं बनता है। पॉलिटिशियन अपने आप से लोगों में से निकल के रूलिंग तक आता। जब बैठा तो जब पब्लिक टैक्स का मनी का जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी आयत जी होता। हाँ। लेकिन ब्यूरोक्रेट का जिस दिन आप सेलेक्ट होते, सेलेक्ट होने उसी दिन से आप पब्लिक के टैक्स के ऊपर पैसा होते, आता है, जी। तो जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट के ऊपर ज्यादा है। तो ब्यूरोक्रेट का बिल्कुल सही। पहले चीज है कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये रहना। करें। लेकिन आप सुबह ही जाते ही नेता से आपके पैरों में गिर जाना पड़ता है। तलवे चाटते हुए, जो बोले वो जी हुजूर हाँ, मानना क्योंकि जी पड़ता है। हुजूर करते हुए, क्योंकि आपको पोस्टिंग होना है। जी जी। तो अगर इसी में से अगर देखें तो एक डाउट आम आदमी को भी आ सकता है कि जब 2019 से ये केसेस अगर चल रहे हैं तो आज के जो नेतन्याहू की जो पोजीशन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने सालों से जो सवाल जो केसेस अभी तक उभरे नहीं, तो खुद नेतन्याहू ही मैं गद्दी पे जब तक रहूं, जब तक प्राइम मिनिस्टर रहूं, जब तक मेरे हाथ में पावर रहे, उस वक्त ही ये केसेस को ऊपर लाऊं और उसको सॉल्व कर लूं और क्लीन चिट लेके मैं बाहर निकल जाऊं, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए मैं रेडी रहूं। जो भी आजकल के मसाइल हो सकते हैं वैसा हो सकता है। आपका सीधा सवाल है कि भाई इसके पीरियड में ही जो भी कचरा गिरा हुआ है साफ सफाई कर लेके फिर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयार हो सकता है, ताकि ये हुकूमत में है अभी। अगर ये हुकूमत से बाहर निकला तो इसके ऊपर केसेस ज्यादा तो ये हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज एक है कि अगर वही बात पे अपन मानिए 2019, आज कितना है 2026, 7 साल तक का टाइम लगेगा भाई। अगर नहा धोना कर लेना है बोले तो पहले 2-3 साल में ही कर ले सकता था, कि फिर अब चांस भी नहीं रहता कि वो वहीं, और ये बाकी का पीरियड भी मेंटल एगनी नहीं रहती ना, ये रोज आप तक 6 साल में इतने एडजस्टमेंट्स, मतलब ये केस आपके सर के ऊपर एक बोझ रहती ना मेंटल एगनी। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू में देखा गया तो धोने की कोशिश कर ले रहता, तो अभी तक धुला हुआ रहता था। लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि अगर, और खास करके इंडिया में चांसेस ज्यादा रहते, जो इस तरह के चांसेस में ज्यादा रहते जो चलते आ रहे हैं। वहां पे थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा टाइट रहता होने से, क्योंकि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर यहाँ तक सिचुएशन लेके आए बोले तो कुछ ना कुछ एविडेंस में कुछ तार जुड़ा हुआ है। तो अब इसको भी मालूम होगा कि भाई, और क्योंकि वो लगा 1-2 चीजें एडमिट भी करे ओपनली, जैसा कि ब्राइब्स का, ऐसा हम ब्राइब्स लिए, और बाद में जिसके साथ में जो ये न्यूज़पेपर्स के रेवलरी, न्यूज़ मीडिया हाउसेस का रेवलरी में, उसमें भी जो है मेरे 2-3 बार मैं उनसे बातचीत हुई, मगर जो मेरे पर इल्ज़ाम डाल रहे उसके सिलसिले में नहीं, बल्कि भी बोला, मतलब 2 चीज़ें एडमिट है कि बराबरी ब्राइब्स लिया सो ओके। और ये जो बातचीत जिसके ऊपर मतलब एक्स एंड जेड, XY के बीच में झगड़ा है, तो एक को सपोर्ट करके दूसरे के दबाने की कोशिश करने में उसको फायदा पहुंचा, तो इसमें एक्स से मैं मिला बोल के भी एडमिट कर लिया। लेकिन जो इल्जाम लगा रहे वो नहीं, दबाने की कोशिश में नहीं है, बल्कि
तो ऐसा रहा तो अलग, ऐसा होता ना बोल के कुछ ये आर्गुमेंट्स भी हुए इसके बारे में, क्योंकि जब सफाई पेश करते रहते ना तो, और बाद में सफाई बोले तो एक तरफ से नहीं होता ना, उसके बाद एविडेंस को एग्जामिनेशन करना, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होना, ये लेवल पे है। हो सकता है कि भाई अगर पॉलिटिकल चाल भी हो तो पूरा इतना तक लेके आने के बाद अब नेक्स्ट इलेक्शन का भाई देखेंगे, वो इलेक्शन से पहले अगर सफाई के लेके साफ सुथरे जाहिर होकर क्लीन चिट लेके आ गए तो फायदा होता, बोल के हो सकता है। उसको अपन रूल्ड आउट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटीज वहां पे कम रहते, दूसरे ममालिक में जो है ज्यादा हो सकते हो। सर, आमतौर पर ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में अपोजिशन पार्टीज भी काफी एक्टिव हो जाते हैं और इससे पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस पूरे इश्यू को अपोजिशन कैसे यूज कर रही होंगी? क्या ये उनके लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बन चुका होगा? मैं पहले से आपको बता रहा था वही है, अपोजिशन को रूलिंग पार्टी के ऊपर कुछ भी थोड़ा सा भी आंच आ गया तो उसको उछालने की कोशिश करके अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वही केस यहाँ इजराइल पे भी चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में जो है अपोजिट पार्टी को अपने अपोनेंट को दबाने के वास्ते हर एक कोशिश और खास यूनिवर्सल फंडा है, यूनिवर्सल फंडा है। और खास करके ऐसे केसेस में अब यहाँ पे बराबरी है, फ्रॉड है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ऐसे केसेस में मिले और प्राइमा फेसी एविडेंस है बोल रहे। अटॉर्नी जनरल फिट के फेस करके प्रोसिक्यूशन को रिकमेंड करा, प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई, ट्रायल चल रहा जी। तो फिर ऐसे सूरत में कहीं को छोड़ेंगे भाई, इतने अच्छा मौका, तो इसको ज्यादा एक्सपोज करने की कोशिश करेंगी। अब इलेक्शंस कब है मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो इलेक्शंस में जाके तो एक बड़ा वेपन बनेगा इनके खिलाफ में होने के वास्ते। पोजीशन का रोल यूनिवर्सल लेवल पे कहीं भी देखो, एक यूनिवर्सल फंडा एक ही है, जो भी रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर रत्ती भर का भी इल्जाम आयत हुआ तो उसके फायदा उठाना अपोजिशन का मेन धर्म हो जाता है। मेन धर्म क्या है, उसका मेन काम वही है कि कितना हो सके उतना। और खास करके ऐसे केसेस में अब इसमें बराबरी है, फ्रॉड है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, अटॉर्नी जनरल के जरिए से जो है प्रोसिक्यूशन फिट केस पर प्रोसिक्यूशन हो गया, प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई, ट्रायल के मौके पे है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन चल रहा। हाँ, और ख़ुद बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट है कि हम ब्राइब्स एक्सेप्ट करें, लेकिन वो ब्राइब्स जो है कॉस्टली नहीं है बोल के, जबकि उसका वैल्यू कुछ $7,000 ऐसा कुछ बता रहे थे वो। तो थोड़े चीज़ों का ये सब मिला है, तो मैं बोला हज़ारों करोड़ों का कोई 100 करोड़ का मामला नहीं है, थोड़ा ही मामला है, लेकिन वहाँ पे इसको बड़ी नज़र से देखा जाता तो अपोजिशन कहीं को छोड़ेगा। तो अभी इलेक्शंस कब है एग्जैक्टली देखा नहीं मैं, क्योंकि अगर देखा तो वो इलेक्शन के बारे में भी थोड़ी स्टडी करते थे, लेकिन ज़रूर जो है इसको इलेक्शन वेपन बना लेगी ना अपोजिशन पार्टी। अब लास्ट इलेक्शन में ही वो कुछ हारते बच के जीते सो है नेतन्याहू, और इसमें से एक भी जो चीज़ में जो है और कुछ ठोस सबूत मिल गया तो पब्लिक के सामने लेके आते रहते ना अपोजिशन पार्टी वाले, तो इसमें अपोजिशन पार्टी को तो वेपन है। सर, अगर हम अब नेतन्याहू के साइड को समझने की कोशिश करें तो ऐसे केसेस में अक्यूज्ड अपने तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी रखता है, तो नेतन्याहू अपने डिफेंस में क्या कहा है और उसके अपने इल्जामों का जो है जवाब किस तरह से दे रहा होगा? देखो, स्ट्रॉन्ग डिफेंस बोले तो वो आपको डिफेंस का पब्लिक के एक पॉलिटिकल लीडर जी पब्लिक कंजम्पशन के वास्ते बात करने का अलग रहता, केस के ताल्लुकात से जो है अंदर पूरा मायदा जमाना, मटेरियल कलेक्ट करना, ये अलग रहता। पब्लिक में क्या बोल रहा हूँ कि टोटल जो है मेरे खिलाफ है, क्योंकि मेरे इमेज को टार्निश करने के वास्ते, यानी मेरा कैरेक्टर को असैसिनेशन करने के वास्ते ये पूरा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। ये पब्लिक में बता रहा, ये पब्लिक में बता तो अपना पीछे से क्योंकि यही बता रहा ना कि मैं जैसा कि एडमिट करा सो कहाँ पे एडमिट करा, इसीलिए कि जब कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में डालते होते ब्राइब लिए सो, ब्राइब का मतलब ब्राइब ने गिफ्ट लिए सो एडमिट करा सो है, तो फिर एडमिट करके और उसको कहाँ से लिया, क्या लिया, वो पूरा तैयार करके कोर्ट में आना, कोर्ट में जाके यही नहीं बोलता नहीं पूरा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में कौन है इन्वॉल्वमेंट, कौन केस आगे बढ़ा है। सपोज एक वो एक्स पॉलिटिकल लीडर के ऊपर वही पॉलिटिकल लीडर
कंप्लेंट करा तो पॉलिटिकल नजरिया से देखा जाता। जी कंप्लेनेंट कौन है इसमें, कौन सी पार्टी क्या करी, तो कहाँ पे एस्टैब्लिश होना है बोल के। और जैसा कि ये तो इलेक्शन में का इसके वास्ते पब्लिक कंजम्पशन है, मगर ये स्टेटमेंट कोर्ट्स में नहीं जी एडमिसेबल नहीं है। एडमिसेबल नहीं है। एडमिशन कोर्ट कौन से देखती, अप्रिशिएशन किस पे करती कोर्ट, एविडेंस के ऊपर करती, एविडेंस के ऊपर करती। तो उनका स्ट्रांग डिफेंस यही रहता कि भाई हम नहीं करे बोले तो उसको सबूत के साथ पेश करना। सर, अगर हम इस केस के पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कल को नेतन्याहू गिल्टी प्रूव होता है तो पॉलिटिकल लेवल पर क्या बड़े कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, या इससे उनकी लीडरशिप पर सीधा असर कुछ पड़ सकता है? तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि वहाँ के लॉस के हिसाब से फ्रॉड और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में उतना ज़्यादा सज़ा नहीं है, मगर ब्राइबरी यानी घूसखोरी के ऊपर बहुत सज़ा है। तो 10 साल तक कुछ होने के चांसेस है, बल्कि कहीं पड़ा है, मगर सब्जेक्ट टू करेक्शन कितने साल है ये नहीं है। जेल भी हो सकती है और फाइन भी होता है, ये अलग बात। और इंडिया की तरह वहाँ पे भी फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के वो भी चांसेस है, अगर नीचे के कोर्ट पे ये लीगल प्रोसेस है जी। अगर प्रूव हो गया, अगर सपोज जेल पे हुआ तो प्राइम मिनिस्टर के पहले तो हाथ धोने की पोजीशन आती है उनकी, और ख़ास करके अब इलेक्शन भी अनकरीब आने वाले हैं। तो ऐसा सूरत हाल में अगर जजमेंट, लेकिन ये तो खींचे जात अभी तक एक अंदाज़ा है कि भाई 27 तक जाने का है। अगर उससे पहले इलेक्शंस होगा, केस पेंडिंग रहा तो अपोजिशन उसको और एक करने की कोशिश करती। तो जब से आपका आर्ग्यूमेंट था ना कि भाई अगर दूध से धुला हुआ हूँ बोल के प्रूव कर लेने के वास्ते क्या इसको स्पीड भगा रहे क्या बोल के खुद अपने आप को, लेकिन एज पर द प्रोसीजर ये ट्रायल 27 को कंप्लीट होता बोल के वहाँ के लीगल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन वहाँ मैं 1-2 जगह देखा था। फिर 27 पे होना है बोले तो इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर ही, यही ईयर में ही जून जुलाई में कुछ होने वाले है बोल के बता रहे। तो वही जब से मैं बोल रहा था ना, कुछ आइडिया नहीं था, फिर बाद में चेक कर ले तो ये यही साल में होने वाले हैं। तो ये थियरी अलग है। अगर पहले हो गया तो इलेक्शन भी अनकरीब है जी, तो फ्री होके अगर निकलने के रास्ते को तो चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ट्रायल अभी पूरी तरह से कम, क्योंकि परसों भी उन्हें एडजमेंट मांगा था और एक तरफ वार चल रहा। वो ऐसे सूरत हाल में जो है ट्रायल इमीडिएटली फास्ट में कंप्लीट होने का ये नहीं है, और वार को आड़ में रख के फिर अगर अब ऑलरेडी एक बार एक्सटेंशन लेके इलेक्शंस पोस्टपोन करे सो है, अगर फिर पोस्टपोन इलेक्शंस भी पोस्टपोन नहीं करने के इम्कानात है ना, तो फिर थोड़े दिन इलेक्शन अगर कुछ डिक्लेयर कर लेके, इमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर कर लेके, वार सिचुएशन है बोल के तो इलेक्शन पोस्टपोन करा तो वो एक अलग बात रहती। तो लेकिन क्या है वो एज पर जनरली आप पूछे जैसा सज़ा हो प्रूव हो गए तो सज़ा मैक्सिमम रहता, जेल के साथ साथ फाइन भी होता, और आम तौर पे देखा गया तो सज़ा होने के सूरत में प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे भी जो है उनको इम्पैक्ट रहता, उसका असर भी रहता हो। सर, ऐसे केसेस में इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी क्लोजली देखे जाते हैं, क्योंकि ये किसी भी देश के इमेज को अफेक्ट कर पाता है। तो क्या इस ट्रायल का इजराइल के ग्लोबल और क्रेडिबिलिटी पे कुछ असर नज़र आता होगा? कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल का, एक देश का एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर केस हो रहा बोले तो पूरी दुनिया में जो है मेजॉरिटी का पब्लिक का डाइवर्स अटेंशन जो है अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से अगर पूरी तरह से ट्रायल कंप्लीट होके अगर सज़ा हो गई तो लोग के जहन में ये आएगा कि भाई एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए इंडिविजुअल, उसका विकार के ऊपर जो है उसका पर्सनल इमेज डैमेज होगा। और वहाँ पे जो, लेकिन फिर भी सिस्टम वहाँ पे अच्छा वर्क कर रहा, और प्राइम मिनिस्टर को भी वहाँ का कानून नहीं छोड़ता, बल्कि एक इमेज वहाँ पे बिल्डअप होने के चांसेस है। ओके, और रहा नहीं ये चीज़ को लेके कुछ पॉलिटिकल गड़बड़ वगैरह शुरू हो के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई वहाँ पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे
कंट्री का एज ए होल उसका जो है इमेज डैमेज होने के चांसेस रहते। तो ये जनरली प्राइम मिनिस्टर लेवल के आदमी के ऊपर अगर केस चल रहा है मुल्क में बोले तो डेफिनेटली दो एंगल्स में भी नफा नुकसान और फायदा दो भी जो है हो सकता है। इंडिविजुअली नुकसान हो सकता है मगर इन सर्टेन केसेस इंडिविजुअली उसका इमेज डैमेज होता मगर देश का विखार बढ़ जाता। मगर कई जगह पे जो है उसको इंडिविजुअल का भी डैमेज होगा पर एज वेल एज सेम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो देश का विखार को भी जो है थोड़ा सा धक्का पहुंच सकता है। पर तो टोटल रुइन तो नहीं होता, धक्का पहुंच सकता है। सर आखिरी सवाल ये है कि अगर हम आगे का सोचें तो ये केस अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से इसका फ्यूचर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपके मुताबिक ये केस आने वाले वक्त में ये किस डायरेक्शन में जा सकता है? क्या हमें कोई डिसीसिव डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है? डिसीसिव डेवलपमेंट बोलते एक नतीजे पर पहुंचने का कुछ डेवलपमेंट होता है बोल के देखो। अब राइट नाउ तो ट्रायल वहां पे कमेंस हो गया, ट्रायल चल रहा जी। अब है इमीडिएटली अगर इसको अपोजिशन बड़ा मुद्दा बना के, क्योंकि इलेक्शन का रन करीब है, जून जुलाई में अगर इलेक्शंस होने के इम्कानात है तो इस इश्यू के लेके वहाँ पे अपोजिशन इसको हल्ला गुल्ला करके पूरा नेतन्याहू का इमेज टार्निश करके उनको इलेक्शन में जितना हद तक है उतना नुकसान पहुंचाने की, अपना फ़ायदा हासिल कर लेने की कोशिश करती। यहाँ पे ये अगर इलेक्शंस अगर हुए, इलेक्शंस अगर देर हो गए समझो, उसके बाद भी फिर भी वर्डिक्ट निकल गया, वर्डिक्ट कंट्रोवर्सी हो गया, जैसा आपके अंदाजे के हिसाब से दूध पे धुले हुए बाहर निकल गए, जबकि वो सच्चाई नहीं है। पॉलिटिकली अपोजिशन उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने के चांसेस होते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाना है ना। सुप्रीम कोर्ट में लोग चैलेंज करते जब तक पॉलिटिकली भी अपोजिशन को फायदा होना है बोले तो अनरेस्ट क्रिएट करके उसके ऊपर जो है प्रोटेस्ट क्रिएट करके धरने होना, लड़ाई झगड़ा होना, कहीं जगह आर्सन भी होता, लूटी भी होता, वो पूरा एक अनरेस्ट क्रिएट करने के भी चांसेस रहते। तो ये क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी है, दैट टू इंटरनेशनली कंट्रोवर्शियल आदमी है, जिसके ऊपर वार क्राइम्स भी है, जहाँ जेनोसाइड के इल्ज़ाम है बंदे के ऊपर, तो ऐसे आदमी के ऊपर जो है केसेस रहे बोले तो पूरा इंटरनेशनल अट्रैक्शन जो है अट्रैक्ट करते रहता, पूरा लोगों का नज़र इस तरफ रहती। मगर ये केसेस उसमें इन्वॉल्व नहीं वो अलग है, छोटे छोटे केसेस का ये वही है। ये क्या है, करप्शन चार्जेस का केसेस रह के बीइंग एज ए प्राइम मिनिस्टर लोकल जो लॉ है, जो कानून है उसके खिलाफ में है। ये जो वार क्राइम्स है ना वो इंटरनेशनल लॉ है। अब देखो इंटरनेशनल एक कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक बैठा हुआ है, लेकिन वो ऑलमोस्ट उसका कोई भी फैसला उसमें दो या कांगो जैसे वो अफ्रीकन में जो छोटे छोटे कंट्रियों के खिलाफ के उनके हेडों के ऊपर दिए सो इम्प्लीमेंट हुए सो, मगर अभी तक वो जस्टिस वो दिया सो केसेस में कोई बड़ा ऐसा कोई अमेरिका का, फ्रांस का, जापान का, इंडिया का या नहीं तो इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कोई पावरफुल एक्शन लिया जाए अभी तक एक्शन लिया सो कोई भी अभी तक नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पल्स नहीं है। तो अब नेतन्याहू के ऊपर है, अब पुतिन के ऊपर भी अरेस्ट वारंट इशू करके इंटरनेशनल कोर्ट यूक्रेन वार के बाद में तो इसीलिए इनके ऊपर तो भी कई वारंट ऐसे इशू हो के हैं। तो ये नहीं, ये लोकल इम्पोर्टेंस इस वास्ते है कि भाई लोकल के पब्लिक को उनका एतमाद को जो है ठेस पहुंचाना, वहाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वहाँ का सिस्टम को में फ्रॉड करना बोल के, तो ये अलग अलग पहलू है। तो अगर अनरेस्ट वगैरह क्रिएट होने के चांसेस रहते, ये सब रहता तो अल्टीमेटली, लेकिन अभी वर्डिक्ट तो नहीं आया ना, अभी ट्रायल लेवल पे है। ट्रायल लेवल पे अपन इमीडिएटली फाइनल एक कंक्लूजन को नहीं पहुंच सकते। पेरिफेरी में क्या हो रहा, अब कल 12 तारीख को या कुछ एडजमेंट था, उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में, क्योंकि इजराइल से न्यूज़ बहुत संचार होके आती जी, तो अभी थोड़े दिन लगेंगे उसके बारे में पूरी तरह इन्फॉर्मेशन आने के लिए। कोई आएगा, कोई दूसरा न्यूट्रल कंट्री से कोई घुस के कुछ
पेपर वेपर निकाल के, या नहीं तो फिर अपोजिशन लीक करने का टाइम लगेगा। ये है सिचुएशन। साकी सर, आज आपने इस पूरे मामले को बहुत ही सीधे और समझने लायक अंदाज में जो समझाया, तो हम कैंडिड टॉक की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नेतन्याहू का ये केस सिर्फ लीगल ट्रायल नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है सिस्टम और सियासत के बीच के रिश्ते का। क्या ये सच में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है या फिर पावर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा? आने वाले वक्त में इसका असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आप बताएं कि इस केस को आप कैसे देखते हैं? क्या एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी की निशानी है या फिर पॉलिटिकल टारगेटिंग का एग्जाम्पल? अपने राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी आवाज़ भी इस डिस्कशन का एक अहम हिस्सा है। और अगर आप ऐसे ही गहरे और रियल इश्यूज़ को सिंपल अंदाज में समझना चाहते हैं तो कैंडिड टॉक्स को फॉलो करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स सीरीज। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सोचिए ज़रूर और समझिए, हर हेडलाइंस सही सच नहीं होती। धन्यवाद।